नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी का खास कार्यक्रम हिमाचल की बात मेरे साथ। दिन भर की आज की जो बड़ी अपडेट है वो आपके साथ साझा करेंगे और जो बड़ी घटनाएं हैं उनका विश्लेषण करेंगे। 6 बजे के बुलेटिन में हमने आपसे साझा किया था कि जो 2 एमएलए नए बीजेपी में शामिल हो गए हैं, खासकर जो निर्दलीय विधायक 2 थे, क्योंकि असेंबली का सेटअप इस तरह का था। हमारे पास अभी 43 बीजेपी के एमएलए थे, 22 थे कांग्रेस के, 1 माकपा से राकेश सिंघा और उसके बाद 2 इंडिपेंडेंट एमएलए। ये इक्वेशन विद इन सदन जो विधानसभा के अंदर है विधायकों का भी 68 में से टोटल ये था। और इसमें अब क्या बदलाव आया है वो बताएंगे आपको, लीगल पोजीशन क्या है वो बताएंगे, और मोर इम्पोर्टेंटली जो अब राजनीतिक गणित बदलेगा, खासकर 2 सीटों का, देहरा और जोगिंदरनगर उसका, और इस मर्जर से केवल 2 सीटों का नहीं बदलेगा, ये पूरे प्रदेश का जो एक स्ट्रक्चर है खासकर बीजेपी की पॉलिटिक्स का, उसमें भी इसका असर देखने को मिलेगा कि ये प्रयोग किस तरह से सेटल होता है, किस तरह से ठीक बैठता है। ये पूरा विश्लेषण करके आपको बताएंगे। इसके साथ जो बाकी चीज़ों पे बात करेंगे, आज आपको पता है एचआरटीसी के जो पेंशनर हैं उनका प्रदर्शन था शिमला में, और ये जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन ऐसा है कि जो दिन भर जो हुआ हमने आपको लाइव दिखाया था, लेकिन इसका एफआईआर शाम को हुई है, और ये कितने लोगों पर हुई है, उसमें क्या उसमें कहा गया है वो भी आपको बात अलग से बताएंगे। इन 2 चीज़ों के साथ साथ जो बाकी मामलों पे आज बात करेंगे वो बड़ी सारी चीज़ें अलग अलग हैं। सीबीआई को जो पुलिस भर्ती का केस भेजा गया था उसका क्या हुआ, क्यों उसमें डिले हो रहा है, अब तक सूचना क्यों नहीं आई। आउटसोर्स के ईपीएफ की जांच का एक मामला है, उसकी बात करेंगे। यूजीसी स्केल और 4914 इन दोनों की बात करेंगे, इनमें हो क्या रहा है। पुलिस भर्ती और सीआईसी का चयन कब होगा, ये भी पुलिस भर्ती में तो केवल पेपर डेट का इशू है जो दोबारा होना है। प्रेसिडेंट आ रहे हैं 10 तारीख को, उसके कारण जो उनकी जो मूवमेंट है उसमें चीफ मिनिस्टर उनके साथ कहां कहां रहेंगे, कितनी जगहों पे जाएंगे वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि सीएम का शेड्यूल बहुत से दर्शक हमारे चाहते हैं कि उनको अपडेटेड रहे, क्योंकि उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सभी को अपने अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो साथ में हम जो चीफ मिनिस्टर का शेड्यूल है इन 2-3 दिनों का, उसकी बात भी आपके साथ करेंगे। और इसके साथ जो बाकी मामले हैं वो लेंगे कि जो राज्य में अब अगला विधानसभा चुनाव करवाएंगे मनीष गर्ग, उनका बदलाव किस तरह से आज हुआ। हालांकि हमने 6 बजे वाले बुलेटिन में जो एक्चुअल रीजन था इसका वो भी आपको बताया था। और प्रतिभा सिंह ने एक आरोप दागा है बीजेपी पे, खासकर ये आनी और रामपुर किन्नौर का दौरा करने के बाद, और अभी जस्ट नाउ ज्वालामुखी पहुंच गई हैं। कल कांगड़ा में इनकी बैठक है, परसों हमीरपुर में होगी, और उसके बाद फिर सोलन सिरमौर की तरफ को इन्होंने जाना है। सोलर प्रोजेक्ट को लेकर एक ऑफर है। कल हमने आपको स्कूल की जानकारी दी थी कि कितने स्कूलों में 292 स्कूलों की छतों पर सोलर पावर तैयार हो रही है। अब घरों के लिए क्या स्कीम है वो आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें सब्सिडी का कंपोनेंट बीच में बदला गया था, इसलिए ये जानकारी इंपॉर्टेंट है। आईएएस के साथ आज बीडीओ के भी तबादले हुए हैं, उनकी भी बात करेंगे। मौसम का हाल और आपके सवाल लास्ट में लेंगे, जो इस कार्यक्रम की एक अलग एक तरह से खासियत है। इसीलिए आपके पास अगर कोई कमेंट है तो आप इस कमेंट बॉक्स में करें, ताकि हम सवाल लेने के बाद उसका रिप्लाई आपको कर सकें। लेकिन जो व्हाट्सएप पे कमेंट करने के बजाय सिर्फ इसी कमेंट बॉक्स में करें, ताकि जो सवाल लेने में उसमें कोई और दिक्कत ना हो। अभी सबसे पहले मौसम की जो बात कर लें, मौसम कल से बदल रहा है पूरे हिमाचल में, और परसों और कल और परसों 2 दिन के लिए जो शेड्यूल है वो इस तरह का है कि जो गर्म हवाओं का कुछ एरिया के लिए है, बाकी जो बारिश का भी प्रेडिक्शन है, और वो कितनी जगहों पे होती है, कितनी सवियर ये प्रेडिक्शन रहता है, वो कल से पता लगना शुरू होगा। लेकिन कल से प्री मॉनसून शावर का जो एक सिस्टम है वो कल से शुरू हो जाएगा। जहां तक कोविड का मामला है वो तो 6 बजे हमने डिस्कस कर लिया था। 100 से ऊपर केस चले गए हैं, 103 हो गए एक्टिव केसेस, और आने वाले दिनों में इसको और मॉनिटर करना होगा। लेकिन आज कोविड से रिलेटेड डीजीसीए ने जो एक मामला है वो सामने लाया है, और ये जो मामला है डीजीसीए वाला, ये इसलिए सामने जो आया है क्योंकि ये नया ऑर्डर एक पास किया गया है डीजीसीए के द्वारा, और ये ऑर्डर जो है वो पास किया गया है जो एयर ट्रैवलर है उनके लिए। और इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हम कोविड के केसेस बढ़ने की तरफ को जा रहे हैं। डीजीसीए ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि फ्लाइट में मास्क लगाना अब जरूरी होगा।
विपरीत परिस्थितियों में ही मास्क हटाने की अनुमति मिलेगी, और अगर उल्लंघन किया गया तो नो फ्लाई का जो लिस्ट होती है, नॉन फ्लाइंग की जो लिस्ट होती है, उसमें उस व्यक्ति को, उस डिफॉल्टर को डाला जा सकता है। तो ये एक कोविड की सिचुएशन को बताते हुए वाला मामला है कि आने वाले टाइम में कोविड की सिचुएशन किस तरफ को जा सकती है, एक संकेत इससे मिलता है। वैसे एयर ट्रेवलर से ही ये इंसिडेंट शुरू हुआ था पहले। बीडीओस की ट्रांसफर की बात करें, आज 10 लोगों की लिस्ट जारी हुई है, और जो विनीत ठाकुर हैं इनको सिरमौर इनको भेजा गया है, सिरमौर से जो सिरमौर नाहन एनआरएलएम में। हरिचंद अत्री हैं, इनको भेजा गया है अंब में। सुदर्शन सिंह हैं, इनको बिजड़ी। स्पर्श वर्मा हैं, इनको धर्मशाला भेजा गया है। अभिषेक कात्यायन, इनको भेजा गया है हमीरपुर में। और अस्मिता को भेजा गया है रैत ब्लॉक में कांगड़ा के। ललिता सहजपाल को भेजा गया है हमीरपुर में, और वीरेंद्र कुमार को भेजा गया है ऊना में। बाकी जो मामले हैं, जो कुछ मॉडिफिकेशन हुई है 3 की ट्रांसफ़र की, इसमें आप कल जो विस्तृत तौर पे खबर आपको मिलेगी उसमें देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ जो एक और ट्रांसफ़र हुई थी, वो दिन को मैंने आपको बताया था कि हमारे जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं सी पाल रासू, उनको सडनली विड्रॉ कर लिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। वो यहाँ नियुक्त थे, लेकिन फिर राज्य सरकार की तरफ से एक शिकायत गई, उस शिकायत पे इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया। हफ्ते भर तक ये मामला दिल्ली में कमीशन के सामने पेंडिंग था, फिर उनको रिपेट्रिएट कर दिया गया वापस स्टेट में, और उनकी जगह मनीष गर्ग को अपॉइंट कर दिया गया, जो हाल ही में भारत सरकार से आए थे, और उनको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। अगला विधानसभा चुनाव अब मनीष गर्ग ही करवाएंगे। जहां तक एजुकेशन की बात है, टेम्परेरली अभी एजुकेशन डॉक्टर इनको रजनीश को दिया गया है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का चार्ज। लेकिन कुछ दिनों के बाद हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि केस भेजा जा रहा है इलेक्शन कमीशन को, कि मनीष गर्ग को जो एजुकेशन का चार्ज है वो भी होल्ड करने दिया जाए। तो ये एक इशू होगा। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने यदि इनकार किया उस सूरत में कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो ही ये बदलाव नहीं हो पाएगा, अदरवाइज एजुकेशन मनीष गर्ग ही देखेंगे। लेकिन जो मेन चीज़ ये है कि सी पाल रासू को इलेक्शन कमीशन से वापस स्टेट गवर्नमेंट में तो ले लिया गया, लेकिन उनकी पोस्टिंग नहीं की गई। आज के ऑर्डर में कहा गया है कि उनकी पोस्टिंग सेपरेटली की जाएगी, लेकिन अभी तक, क्योंकि जो कुछ इंसिडेंट बीच में हुए हैं जिनकी वजह से शिकायत भी की गई थी, और इसमें कई तरह का व्हाट्सएप कॉलिंग, मैसेजेस, कई तरह की चीज़ों का मामला है, और इसमें अब इंतज़ार है अभी थोड़ा सा कि वो राज्य सरकार की तरफ से क्या रुख रहता है। उसके बाद ये तय होगा कि इनको कौन सा जो कार्यभार है वो दिया जाएगा। प्रतिभा सिंह ने आज भाजपा पर कुछ आरोप लगाए हैं, और ये आरोप लगाए गए हैं विधानसभा जो नगर निगम का चुनाव है उसको लेकर। हालांकि नगर निगम चुनाव को लेकर जो अभी तक सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अनुसार ऐसा लग रहा है कि जो अब विधानसभा चुनाव के साथ ही होंगे या इसके बाद होंगे, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी डिले में ये चली गई है। लेकिन प्रतिभा सिंह ने आज आरोप लगाया, खासकर रामपुर, किन्नौर और आनी का दौरा करने के बाद जब ये वापस आई, कि जो सरकार है वो डर रही है यहाँ चुनाव से, इसलिए जो पार्टी सिंबल है उसको लेकर जो चल रही है, एक तरह से पार्टी सिंबल पे चुनाव होने को लेकर एक वो चल रही है कि कैसे बचा जाए पार्टी सिंबल पे चुनाव करने के, और इसी कारण डर रही है सरकार, इसी कारण डिले हो रहा है। अभी हालांकि प्रतिभा सिंह ज्वालामुखी पहुंच गई हैं, कल धर्मशाला में बैठक होगी, फिर हमीरपुर में परसों बैठक होगी, इस तरह की बैठकें उन्होंने रखी हैं, फिर सोलन सिरमौर का दौरा है। लेकिन कांग्रेस में भी जो जहां भी बैठकें हो रही हैं, ये ज़रूर, जैसे जब किन्नौर में हुई तो वहां आपस में झगड़ा हो गया, धर्मशाला में क्या ऐसा कोई इंसिडेंट होता है वो देखने वाली बात है। हालांकि कांग्रेस ने इन मामलों को थोड़ा सीरियसली लिया है। अब जो घरों की छत पर सोलर बिजली तैयार करने वाला जो मामला है, हिमऊर्जा ने 10 मेगावाट तक का लक्ष्य तय किया है, जो घरों की छत पर संयंत्र स्थापित करके बिजली पैदा करने का। हालांकि इसको लेकर जो सब्सिडी है वो 3 किलोवाट जो संयंत्र है उस पर कुल खर्चा 1.5 लाख रुपए का है। इसमें 50% से ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी, केंद्र का हिस्सा 40% होगा, जो करीब 60,000 रुपये रहेगा। राज्य सरकार 18,000 की सब्सिडी इसमें देगी, 78,000 रुपये की टोटल सब्सिडी होगी 1.5 लाख के प्रोजेक्ट पर। और ये देखिए, अब इसलिए ये फायदे का सौदा है।
और इसके कारण जिसने भी ये इंटरेस्टेड हैं कोई भी व्यक्ति, वो हिम ऊर्जा के जो कार्यकारी अधिकारी हैं राहुल कुमार, उनके साथ वो बात कर सकते हैं या हिम ऊर्जा में ये संपर्क कर सकते हैं। तो ये इसमें एक महत्वपूर्ण मामला था जिसको जो लोगों की सूचना के लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं पुलिस भर्ती और सीआईसी के चयन की। सीआईसी जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है, इसको लेकर जो आवेदन है 48 आए हैं। एक पोस्ट है 30 जून को खाली हो रही है क्योंकि नरेंद्र चौहान कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री वापस आए हैं और उसके बाद जो डिस्कशन थी उसके मुताबिक 18 जून के बाद यानी कि इसी महीने इस बारे में बैठक तय हो सकती है। मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक कैबिनेट मंत्री इसके मेंबर होते हैं। पिछली सरकार में वीरभद्र सिंह थे, विद्या स्टोक्स थी और प्रेम कुमार धूमल थे। इस सरकार में जयराम ठाकुर हैं, गोविंद सिंह ठाकुर हैं और मुकेश अग्निहोत्री हैं। इन्होंने तय करना है कि राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त किसको लगाना है और सूचना आयुक्त किसको लगाना है। 2 पोस्टें हैं। जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर की हैं उसमें तो शायद 93 के आसपास आवेदक हैं। जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की है उसमें 48 हैं। लेकिन इसमें तय होना है कि किसको लगाना है, तो बहुत सारे नाम हैं। उसमें सर्विंग एसीएस रैंक के अफसर हैं, रिटायरी भी हैं, जो अदर देन आईएएस के भी हैं, कुछ वकील हैं और बड़े सारे सेगमेंट से लोग हैं इसमें। और कुछ फीडबैक पार्टी की तरफ से होगी, कुछ संघ की तरफ से लोग होंगे, कई तरह के सिस्टम इसमें होगा। इसलिए जो डिसीजन है वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली जो कमेटी है, क्योंकि इसमें सरकार के पास एक राइट है कि 2 मेंबर सरकार के हैं, एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो फिर वो हालांकि सिलेक्शन में डाइसेंट को लोग जो है अवॉइड करते हैं। पिछली बार भी जब नरेंद्र चौहान का फैसला हुआ था तो उस वक्त जो लॉबिंग थी वो केएस तोमर के लिए हो रही थी, लेकिन फिर जिसमें प्रेम कुमार धूमल इसमें मीटिंगों में बार बार नहीं आ रहे थे और जब वो टेलीफोन पे उन्होंने लास्ट में कंसेंट दी तो नरेंद्र चौहान के लिए दी, तो इसलिए फिर वो सिलेक्शन हुआ। इस बार थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि इसमें आगे क्या होता है। पुलिस भर्ती की जहां तक बात है तो अब जो पेपर द्वारा होना है, परीक्षा होनी है, वो भी 17 जून के बाद डेट डिसाइड होगी, क्योंकि अभी ये वर्कआउट तो चल रहा है पुलिस के लेवल पर कि किस तरह से की जाए, कौन कौन मेंबर इसमें लिए जाएं, लेकिन जो डेट है वो 17 जून के बाद वाली आएगी जब पीएम 2 दिन का दौरा करके वापस चले जाएंगे, क्योंकि 16 और 17 जून को प्रधानमंत्री धर्मशाला में है ऑल इंडिया चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस के कारण। इसके बाद प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं। 10 तारीख को धर्मशाला आ रहे हैं, दीक्षांत समारोह केंद्रीय विश्वविद्यालय का है। उसके लिए जो ड्यूटीज लग रही हैं, बहुत सारी गाड़ियां शिमला से करके दी गई हैं। जो प्रेसिडेंट ड्यूटी पे लोग होंगे उनका कोविड टेस्ट होगा, लेकिन मुख्यमंत्री कल यहां से द्रंग जाएंगे, एक वहां मेला है उसमें शामिल होंगे, वहां से शाम को धर्मशाला चले जाएंगे और परसों प्रधानमंत्री की प्रेसिडेंट की अगवानी के लिए धर्मशाला में रहेंगे, फिर वहीं पे रुकेंगे और उसके बाद अगले दिन 11 तारीख को वो जाएंगे कुल्लू, मनाली और सिसु तक, यानी कि लाहौल स्पीति तक प्रेसिडेंट के साथ ही। फिर इनको रवाना करने के बाद जब वो उनको वापस भेज देंगे, उसके बाद फिर आगे के जो दौरे हैं वो तय होंगे। तो ये बीच में उनका जंजाली का भी बन रहा है, जो टूरिज्म फेस्टिवल है वो 13 तारीख का शायद बनेगा। तो ये 2 दिन अब जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रेसिडेंट के साथ रहने वाले हैं। यूजीसी स्केल पे आज मुख्यमंत्री ने मंडी से कह दिया, जब वो लैपटॉप वाला था, कि इस बारे में हम जल्द फैसला लेने वाले हैं, वो हो भी जाएगा। मैंने आपको पिछले हफ्ते ही बता दिया था कि यूजीसी स्केल को लेकर फाइलें वो ढूंढी जा रही हैं, उसके बारे में बातचीत हो रही है। एक बार मुख्यमंत्री कार्यालय भी बुलाई गई थी और जो एसीएस फाइनेंस है उनको मुख्यमंत्री ने कह भी दिया था कि इसको आप पंजाब का इंतजार ना करिए और इसको आप पहले भी कर सकते हैं, अगर हमारी जो परमिशन की जरूरत है तो फाइल पे इस मैटर को प्रोसेस करवा लें। लेकिन 4/9/14 का जो टाइम स्केल है उस पर अभी सहमति नहीं बन रही है, और उसको इसलिए सहमति नहीं बन रही है क्योंकि पंजाब ने जो कमेटी बनाई थी उसको एक्सटेंड किया था। वो अपडेट अभी शेयर नहीं हो रही कि वो इसमें क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड वहां से है, तो उस पर शायद अभी फैसला नहीं हो पाएगा। बाकी जो मामले हैं वो एज इट इज अभी उसी स्टेटस में है जहां वो पहले से थे। आउटसोर्स के ईपीएफ की जांच का एक मामला है, लेकिन ये आउटसोर्स का वो केस नहीं है जो आउटसोर्स की सब कमेटी है वो देख रही है। ये केस जो है ये डिफरेंट है, और ये केस है बिजली बोर्ड के आउटसोर्स का, जिसमें जांच के ऑर्डर हुए थे बिजली बोर्ड के आउटसोर्स में कि जो आउटसोर्स का वहाँ एक मामला हो गया था, उसमें इंक्वायरी ऑर्डर हो गई थी बाद में, और वो जो इंक्वायरी है वो इसलिए हुई थी कि उसमें ईपीएफ को लेकर कोई झगड़ा था, और ऐसा कहा गया था कि ईपीएफ को लेकर जो गड़बड़ी पाई गई थी उसकी प्रॉपर इंक्वायरी नहीं हुई है। और उसके बाद अब इसमें ये पूरी तरह से बिजली बोर्ड से लिमिटेड मैटर है,
और इसमें जो अगली चीज़ है, आगे होने वाली चीज़ है, वो ये है कि जब तक इसमें जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक ये जो 2,500 आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, ईपीएफ की जांच है, इनकी 6 महीने पहले जांच कमेटी बनाई थी। अदायगी करोड़ों में होनी है और रिपोर्ट में होगा जो डिफॉल्टर कौन था, इसमें किस तरह से इसको गड़बड़ हुई थी इस पूरे मामले में, वो पूरी अभी नहीं हो पाई है। इस कमेटी को कहा गया है कि वो बोर्ड को अपनी रिपोर्ट सौंपे, फिर बोर्ड इसमें आगामी कार्रवाई का फैसला करेगा। लेकिन अभी भी इस बारे में कोई भी जो अंतिम फैसला है वो नहीं हो पाया है और इसीलिए अभी इस मामले में और इंतजार करने की ज़रूरत है। जहां तक अगला मैटर है वो है सीबीआई को फाइल भेजी गई है उसका, और ये पुलिस भर्ती पेपर लीक का मामला है। पुलिस भर्ती पेपर लीक के मामले में मुख्यमंत्री ने जब कहा था, 16 तारीख की ये बात है कि हम इस केस को भेज रहे हैं, 16 मई की बात है, सीबीआई को देने का फैसला हुआ था, खुद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी थी। 18 मई को ये फाइल चली गई सीबीआई को और गई भी डीओपीटी के थ्रू, जो भारत सरकार का मंत्रालय है, और डीओपीटी के थ्रू जब चली गई उसके बाद 20 से ज़्यादा दिन का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक भी अब आप देखिए इतना टाइम हो गया, अभी तक भी इस मामले में कोई रिप्लाई नहीं आया है। सीबीआई ने कोई क्वेरी नहीं भेजी है, ना तो कोई ऑब्जेक्शन भेजा है, ना कोई क्वेरी भेजी है, ना ही ये बताया है कि हम इस केस को लेने वाले हैं या इस केस में जांच कब हो रही है। अब इसको आप दो चीज़ों से समझ सकते हैं। एक चर्चा ये है, नॉर्मल रूटीन में जो चर्चा होती है उस तरह की चर्चा ये है कि जो अभी भी सिचुएशन है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो सीबीआई है वो ज़्यादा काम होने के बहाने इनकार भी कर सकती है कि अभी हमारे पास इस केस को लेने की स्थितियां नहीं है। हालांकि यहाँ पर दो ही केस सीबीआई के पास हैं। एक स्कॉलरशिप का मामला है जिसमें हमने आपको 6 बजे वाले बुलेटिन में बताया था कि एक और गिरफ्तारी हुई है इस केस में और वो मोहाली से हुई थी, लेकिन उसके बाद वो भी एक तरह से एडवांस स्टेज पर है। और दूसरा मामला गुड़िया केस का है, वो भी लगभग इवन जो लोअर कोर्ट से फैसला आ गया हुआ है और हाई कोर्ट में आगे लगा हुआ है, लेकिन उसके अलावा तीसरा कोई केस है नहीं। ये वाला मामला तीसरा होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 20 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया, राज्य सरकार की तरफ से भी, होम डिपार्टमेंट की तरफ से भी कोई रिमाइंडर अभी नहीं भेजा गया है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें आपस में रिलेटेड हैं और इसीलिए इस मामले को देखना ज़रूरी है कि ये पूरा मामला क्या ये डिले क्यों हो रहा है। इस तरफ एसआईटी जांच कर रही है, 100 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार इसमें हो चुके हैं, लेकिन एसआईटी की जांच पर वो भरोसा नहीं रहेगा लोगों का जो सीबीआई पे होगा, क्योंकि जिनका पेपर लीक हुआ वही जांच कर रहे हैं। अगली बात जो एचआरटीसी के पेंशनरों की करते हैं, जो आज धरना देने आए थे और धरना इन्होंने दिया, टॉलैंड पे उनको रोक दिया। रोकने के बाद जो आगे की अपडेट है वो ये है कि जो इनकी मुलाकात फिर करवाई गई, आगे जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हैं उनके साथ इन्होंने बातचीत की, लेकिन इस बातचीत में भी कोई उस तरह का हल नहीं निकला और इन्होंने कहा कि अब हम, अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम 7 जुलाई को धर्मशाला में इसी तरह की रैली करेंगे और तो उससे पहले ये फैसले किए जाएं जो पेंशनर्स के ड्यूज़ हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक जो दूसरी डेवलपमेंट हो गई, वो सड़क जाम करने के आरोप में 10 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है पुलिस के द्वारा, और ये पुलिस थाना छोटा शिमला में दर्ज की गई है, क्योंकि तीनों तरफ का ट्रैफिक जाम हो गया था। टॉलैंड में जो बस स्टैंड की तरफ से आ रहा था वो भी, जो खिलेनी से आ रहा था वो भी, और जो छोटा शिमला से आ रहा था संजौली की तरफ से वो भी, और इसीलिए ये एफआईआर दर्ज हुई है। और एफआईआर के बाद आगे क्या होता है वो आगे की बात है, और जब ये मामला ध्यान में फिर उस ढंग से आगे बढ़ेगा तो फिर वो बात उसी तरह से करेंगे। अगली जो बात है इसके बाद वो है इसके बाद है जो ये एमएलए हैं बीजेपी के, जो निर्दलीय विधायक 2 शामिल हुए हैं। अब इनकी बात कर लें, वैसे हमने 6 बजे के बुलेटिन में भी इस मैटर को लिया था। देहरा और जोगिंदरनगर के दोनों निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं और अब उन्होंने आज बीजेपी की मेंबरशिप ले ली है। जो कानून है प्रेजेंटली उसके मुताबिक जो भी अगर मेंबरशिप किसी पार्टी की निर्दलीय एमएलए लेता है तो उसकी आइडेंटिटी लैप्स हो जाती है, जो वो इंडिपेंडेंट के तौर पे विधानसभा में आता है, और फिर उसको जो अपनी जो क्वालिफिकेशन है एज अ मेंबर वो लूज करनी पड़ती है। लेकिन वो तब होती है जब विधानसभा अध्यक्ष के सामने कोई ये प्रूव कर दे कि वो बीजेपी के मेंबर बन गए हैं। आपको याद होगा जब ये भाजपा विधायक दल की बैठक में आना शुरू हो गए थे, जब ये सरकार नई नई बनी थी, तो एक बार
4 कांग्रेस विधायकों की तरफ से शिकायत भी कर दी गई थी। तो ये बात हो गई पहली। अब इसमें दो तरह की चीजें हैं। एक वो एक्ट है जो इनको रोकता है अपनी आइडेंटिटी लूज करने का, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट है कुछ इस तरह के नाम से, और दूसरा है जो एंटी डिफेक्शन वाला, जो एक बाद में अमेंड किया गया था। एंटी डिफेक्शन वाला जो है वो मर्जर को लेकर है कि कितने परसेंट आप पूरी पार्टी को मर्ज कर रहे हो या परसेंटेज ऑफ पीपल कितने हैं, ताकि जो एक हॉर्स ट्रेडिंग होती है वो ना हो पाए। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। इसीलिए अगर हम इन दोनों के मर्जर की बात करें तो विधानसभा में 43 एमएलए बीजेपी के हैं, अब वो 45 हो जाएंगे। कांग्रेस के 22 थे, 22 ही रहेंगे। जो निर्दलीय 2 थे वो मर्जर उनका हो जाएगा बीजेपी में, और एक जो माकपा का विधायक है राकेश सिंघा वो अलग हो जाएंगे। लेकिन क्या बीजेपी खुद अपना फिगर विधानसभा मॉनसून सेशन में खुद बताएगी विधानसभा अध्यक्ष को रिकॉर्ड पर कि उनके 43 से एमएलए 45 हो गए हैं? क्योंकि अगर वो खुद बताएंगे तो वही फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन वाला इन्वोक हो जाएगा, और उसके बाद फिर जो प्रोसेस है वो डिफरेंट तरह को चला जाएगा। तो ये एक देखने वाली बात होगी। अभी तक का जो स्टेटस है, जितना हमने पता किया, बीजेपी बताएगी नहीं, छिपाएगी। और ये हाउस के अंदर छिपाने वाली बात है, हाउस के बाहर प्रचारित करने वाली बात है। ऐसे में अपोजिशन पर भी ये बात आती है कि उन्होंने इनको लेकर वो क्या बोलेंगे, क्या वो खुद शिकायत करेंगे? कौन ये प्रूव करेगा विधानसभा अध्यक्ष के सामने, जो बीजेपी के ही अध्यक्ष हैं, कि ये इस एक पार्टी के मेंबर हैं? क्योंकि जो मेंबरशिप फॉर्म इन्होंने आज भरा वो ही एक तरह से दस्तावेज हो जाता है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। लेकिन जैसा कि होशियार सिंह जो देहरा के एमएलए हैं, उन्होंने कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन का इशू अब इसलिए नहीं है क्योंकि 6 महीने से कम टाइम बचा है, इसलिए उपचुनाव नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें हैं अपने आप में देखने की, और किस तरह से मैटर आगे बढ़ता है उसकी। लेकिन बीजेपी की पॉलिटिक्स जरूर इससे इंटरेस्टिंग हो जाएगी। पहला तो देरा और जोगिंदरनगर में आगे क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। जोगिंदरनगर में अनुराग ठाकुर के समधी हैं गुलाब सिंह, जिनको हराया था, और जो अब इनकी एंट्री से एक तरह से रेस से बाहर हो गए हैं। रेस से बाहर एज के हिसाब से है, हेल्थ के हिसाब से हैं, वो अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकली अब हो गए हैं। अगर प्रकाश राणा को ही टिकट मिलता है तो ये एक सिचुएशन है। देहरा की बात उससे भी आगे की है, क्योंकि देहरा के एमएलए ने ना सिर्फ अनुराग ठाकुर से पंगा लिया था, बल्कि उन्होंने तो जो 2 कैबिनेट मंत्री उनके पड़ोस के हैं, विक्रम सिंह ठाकुर और वीरेंद्र कंवर, उन दोनों से भी भिड़ गए थे। तो ऐसी सिचुएशन में रविंदर रवि वहां पहले से हैं। तो ये सिचुएशन किस तरफ को जाएगी? क्या बीजेपी में इतना कंट्रोल है संगठन पर कि वो जो ऊपर से कहा जाएगा वो माना जाएगा डाउन द लाइन तक? और जो एक ग्रुप है धूमल कैंप, एक पहले जो काफी बड़ा इफेक्टिव और बहुत प्रभावी रहता था, क्या वो इतना इजी है टारगेट करने को कि ये जो सारी चीजें हैं वो बिल्कुल चुपचाप जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देंगे? तो ये कई तरह की चीजें इसमें हैं। लेकिन बीजेपी को एक क्रेडिट भी इसमें जाता है, जो ये डिसीजन अभी हुआ, जो भी पार्टी चुनाव में जा रही है वो इतना समय पहले, अब इंडिपेंडेंट एमएलए को अब अगर आप लास्ट मंथ में या चुनाव घोषित होने से पहले मिला लो, जैसा कि जो बिट्टू वर्मा जो हमारे ये वहां से हैं चौपाल से, इनको लेकर पिछली बार हुआ था, तो बात अलग समझ आती है। लेकिन ये तो 5 महीने पहले डिसीजन हो गया। मतलब इतना भरोसा बीजेपी को है कि वो अपने संगठन को, मंडल को इन लोगों के साथ चला सकती है देहरा में, जोगिंदरनगर में। लेकिन अभी हमें इसको देखना बाकी है कि वो सच में चला पाते हैं या नहीं। और इस डिसीजन से बीजेपी की एक जो कमिटमेंट है ये भी दिखती है कि मिशन रिपीट के लिए वो कोई भी डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं और कोई भी चुनौती, रिस्क ले सकते हैं। अगर 2 निर्दलीय विधायकों को इस स्टेज पर अपने पार्टी के अंदर विरोध करते हुए, और जहां जहां विरोध था वहां एक उस ग्रुप का विरोध था जो कभी पार्टी में इफेक्टिव रहा है या प्रभावी रहा है, उसके बावजूद अगर 2 निर्दलीय विधायकों की एंट्री हो सकती है तो चुनाव से पहले किसी का भी टिकट कट सकता है, ये आप तय मानिए। और इसी फॉर्मूले पे बीजेपी इस बार काम करेगी। तो ये जो आज के कुछ जो बातें थी वो हो गई। अब आपके जो सवाल जवाब हैं वो भी एक बार देख लेते हैं कि ये जो सवाल जवाब हैं वो किस तरह के रहते हैं और किस तरह से इन चीज़ों को आगे जो है वो लिया जाता है। और इसमें एक बात ये भी है कि जो राइडर वाला मैटर है, क्योंकि बड़े सारे कमेंट उस तरह के आते हैं, जो 2 साल के राइडर का मैटर है, उसको लेकर अभी तक की जो पोजीशन है वो एज इट इज़ है। और
वो एज इट इज़ है। और इसमें जैसे ही कोई नई डेवलपमेंट होती है वो हम आपको उसी तरह से उसकी जानकारी भी देंगे। अब सबसे पहले अगर आपका सवाल जो आपके सवाल हैं उनको ले लें, तो उन सवालों के अनुसार जो भी अभी रिप्लाई वाले हमारे पास चीज़ें अवेलेबल होंगी, पहले इनको ले लेंगे और फिर जो चीज़ जो अभी रिप्लाई नहीं होगा उसको हमारी टीम जो है उस हिसाब से आगे चले। देखो, निर्मल भारद्वाज का पहला ही सवाल राइडर नोटिफिकेशन का है, तो नोटिफिकेशन तो सर तब होगी जब पहले सरकार से डिसीजन होगा, अभी तो डिसीजन ही नहीं हुआ है। अमित शेरगिल कह रहे हैं एचआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वॉशर बॉय एम्प्लॉयज़ का क्या हुआ, 20 साल हो गए। चलिए ठीक है, इसके बारे में पता करके बताएंगे आपको। और जहाँ तक अमित कुमार हैं कोई, ये थोड़ा सनक से परेशान है शायद ये, और इनको इसीलिए मैं इसमें लेना ठीक नहीं समझता। जहाँ तक दिनेश शर्मा हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की आरएनपी रूल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने 2 ईयर लगा दिए हैं। 2 ईयर तो नहीं, क्योंकि 3 जनवरी 2022 को ये नोटिफिकेशन हुई थी और उसके बाद ही ये प्रोसेस शुरू होता है, उससे पहले तो होता नहीं। फिर भी इस मामले में हम आपको बहुत जल्दी अपडेट लेके देंगे, और कहाँ ये फाइल अभी पेंडिंग है वो भी आपको बताएंगे। विजय शर्मा प्रमोशन जो है वो हाई स्कूल हेडमास्टर की कर रहे हैं, तो ये रूटीन प्रोसेस है वैसे, फिर भी इसमें जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको पता करके ही बताया जा सकता है। रविंद्र कुमार ने जो सवाल किया वो भी मैंने नोट कर लिया है पहले। सोनू भंडारी कह रहे हैं जिन स्कूलों में मल्टीटास्क वर्कर की नोटिफिकेशन नहीं हुई है उन स्कूलों में कब होगी। ये तो जी अब एक साथ हो गई है, और 30 जून फाइनल डेट है, उसके बाद कोई भर्ती नहीं होगी मल्टीटास्क वर्कर की। इसीलिए जिन स्कूलों की नहीं हुई है उनमें भर्ती ही नहीं होनी है, ये आप तय मानिए। ओम प्रकाश शर्मा स्कूल वेकेशन की बात कर रहे हैं, तो आज का तो कोई ऑर्डर था नहीं, फिर भी इसको हम एक बार दोबारा से बात करके आपको बताएंगे। जस्टिस फॉर स्पेशल एजुकेटर्स, बड़े दिनों से विनोद कुमार जी आपका ये सवाल है, लेकिन अभी इस बारे में कुछ नहीं हो रहा। एनटीटी को लेकर जो सवाल है, सकलानी जी हैं कोई, किकी सिंह सकलानी, इनको भी यही रिप्लाई है कि इसमें अभी नया कुछ नहीं हो रहा, जैसे नई अपडेट होगी तभी हम आपके साथ इसमें बता पाएंगे। पीईटी की पोस्ट नोटिफिकेशन आयोग कब तक निकलेगी, ये भी सुरेश धीमान का सवाल है, लेकिन ये पब्लिक सर्विस कमीशन से है, जब हमारी बात होती है तो बताते हैं। 286 वेटनरी डिस्पेंसरी अपग्रेड की नोटिफिकेशन कब होगी, पवन कुमार आर्यन पूछ रहे हैं। चलिए इस बारे में जानकारी पहले लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ जो अटेंडेंट वाला जो रिजल्ट है वही पिछले कल निकला था, और उन्हीं को लेकर सारी चीज़ें आगे होंगी। जेओए लाइब्रेरियन रिक्रूटमेंट का स्टेटस मनोज कुमार जी बहुत पीछे है, क्योंकि इनकी अभी आरएनपी रूल ही नहीं बन पाए हैं। ट्रांसफ़र पर बैन अभी प्रेमलता जी कंटिन्यू है, और बीच में जब ये अब वीआईपी मूवमेंट चल रहा है, अगर ये ख़त्म होता है उसके बाद इस बारे में कोई डेवलपमेंट होगी। एनटीटी का क्या ड्राफ्ट, अभी रिंकू शर्मा जी कोई ड्राफ्ट नहीं बना है। जेओआईटी की पैरिटी का मैटर राइडर के साथ कनेक्टेड है, एक साथ ही होगा। अमित कुमार का सवाल भी इसी में मिक्स हो गया। जुडिशियल डिपार्टमेंट एम्प्लॉई हीराज ठाकुर, ये बिल्कुल ठीक बात है, कल इसको आप अपडेट हम लेंगे। चिल्ड्रन रिटर्न विदाउट लैपटॉप फ्रॉम धर्मशाला, केवल कौशल बोध, चलिए वो मिल जाएगा जी आपको, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट डे सबको नहीं मिल पाया हो, लेकिन इंतज़ार करिए, उसमें हो जाएगा। विकास कुमार जी ये सवाल पहले हो गया है। प्रमोशन टीजीटी टू लेक्चरर, ये रूटीन प्रोसेस है, ये होते रहते हैं, और इस बारे में भी हम जल्दी आपको अपडेट देंगे। अगला जो सवाल है वो जो मामला है वो जो छुट्टियों को लेकर है, वो तो अब रिटर्न ऑर्डर कोई होगा छुट्टियों का होगा तभी हम आपको बता पाएंगे। फिजिकल टीचर के बारे में सरकार से बात करो, ओके। जेबीटी बैच वाइज की अपडेट रमा पराशर जी अभी कोई नहीं है, जो कैबिनेट में डिस्कस हुआ था उसके बाद सिर्फ जो सीधी भर्ती वाला कमीशन वाला मैटर है वही सॉर्ट आउट हो पाया है। दूसरे वाले मैटर में अभी कोई जो सिचुएशन है वो अवेलेबल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट जो ये बात दोबारा से, एनटीटी पीईटी सब रिपीट हो रहे हैं, वेटनरी ये भी, जेओआईटी भी, डिस्ट्रिक्ट जुडिशियली भी। लेफ्ट आउट पीटीए कब नियमित होंगे, इसके बारे में कोई जानकारी अभी नहीं है, ना ही एजुकेशन डिपार्टमेंट इसको फाइल पे टेकअप कर रहा है। ग्रीष्मकालीन स्कूलों की बात हो रही है, प्रमोशन का फायदा 10,600 बेसिक वेतन कम लोग कहाँ डिमांड कर रहे हैं जी। फिजिकल टीचर ये रिपीट हो गया सवाल, 286 वाला भी रिपीट हो गया है, जेओआईटी हो गया है। टीजीटी नॉन मेडिकल बैच वाइज भर्ती की बात आ गई बीच में,
और ये भी सवाल वैसे बड़े दिनों से पेंडिंग है। ओपीएस के बारे में रंजना नेगी जी अभी कुछ नहीं हो रहा। जिला परिषद एम्प्लॉइज़ का मैटर तो पहले कैबिनेट में जाएगा, कुलवंत रनौत का सवाल है ये। और कॉलेज स्टूडेंट को लैपटॉप कब मिलेंगे, ये अमित शेरगिल जी सिचुएशन जो आवंटन शुरू हो गया है आज से, और उसके बाद अब ये रूटीन में चीज़ें होती रहेंगी और ये जो अलॉटमेंट आवंटन है वो कंप्लीट हो जाएगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एईओ की पोस्ट विक्रांत लेखी का सवाल ये नया है, इसलिए मैंने इसको ले लिया, बाकी सवाल रिपीट हो रहे हैं और इसकी भी जानकारी लेके आपको अपडेट करेंगे कि इनमें क्या आगे चीज़ें हो रही हैं। तो ये आज के कुछ प्रमुख मैटर थे। आज जो फाइनल संध्या यहाँ शिमला ग्रीष्मोत्सव की है वो अगर, क्योंकि वहाँ टेक्निकल थोड़ा इशू है जो एक तरह से इंटरनेट की सपोर्ट का रहता है, तो उसके बारे में जो भी अगर चल पड़ा होगा तो आप उसका एंजॉय करें। और अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत शुक्रिया।